हमने कल देखा था वैलिडिटी क्या होता है कि एक्यूरेसी होता है जिसमें कि अप्रोप्रिएटनेस होता है, मतलब कि उस चीज से करेक्टनेस होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, साथ ही साथ उस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उसका यूज भी होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, उस रिसर्च की या उस स्टडी की वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, इन सब के विषय में हमने कल देखा था। वैलिडिटी रिफर्स टू द accurateness of the research in which the whole accuracy of each step independently। ठीक है, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके इंडिपेंडेंट स्टेप में, जैसे कि हमने सैंपल सेलेक्ट करना है, उस स्टेप में भी हमने कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज किया है, कौन से टूल्स यूज किए हैं डाटा कलेक्शन के लिए, और किस तरह के हम एनालिसिस कर रहे हैं, इन सभी स्टेप्स पे अलग अलग भी यूज होता है। और एज अ होल आपने एक रिसर्च बना के दिया, एक थीसिस बना के दिया, तो एज अ होल भी उसको देखा जाता है। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स में भी उसकी वैलिडिटी देखी जाती है, साथ ही साथ अलग अलग मतलब कि पूरा एज अ होल भी देखा जाता है, तो दोनों तरह की वैलिडिटी होती है। इन सब के बारे में हमने कल देखा था। ट्रांसलेशन मतलब कि दो टाइप के होते हैं वैलिडिटी, एक तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है और दूसरा होता है इन्फेरेंस वैलिडिटी। तो इन्फेरेंस वैलिडिटी हमने कल देखा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। कोई बता सकता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? क्या होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी? मैम इसमें डाटा कलेक्शन के लिए जो टूल्स और टेक्निक वगैरह एक्यूरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ये रिसर्चर के कंट्रोल, मतलब रिसर्चर अपने ही कि कौन सा रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल वैलिडिटी। हाँ, इंटरनल वैलिडिटी जो है वो रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, क्योंकि इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है कि हम कैसा रिसर्च टूल यूज कर रहे हैं, कैसे रिसर्च डिजाइन यूज कर रहे हैं, किस तरह का सैंपल ले रहे हैं, किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, इंटरनल वैलिडिटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या सैंपल हमने लिया, किस स्टडी के लिए हमें कितना सैंपल चाहिए, किस स्टडी के लिए हमें अलग कौन से वेरिएबल या कौन से टूल चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहाँ पे हम देखते हैं, तो वो क्या होता है, रिसर्च के पहले की वैलिडिटी होती है। ठीक है, आपका रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट करने में जितना वैलिडेट, मतलब कि जितना वैध आपका आपने चूज किया अपने सिस्टम में, या जितना अच्छा आपका प्रोसीजर है रिसर्च का, तो वो सारी चीज क्या होती है, रिसर्चर के हाथ में होती है। आप रिसर्चर चाहे तो एक रैंडम सैम्पलिंग भी कर सकता है, या फिर रिसर्चर चाहे तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से भी काम चला सकता है। ठीक है, वो चाहे तो दो टूल यूज कर सकता है, मतलब कि डाटा कलेक्शन के लिए, और चाहे तो एक ही टूल यूज कर सकता है। तो उस तरह से क्या होता है कि एक रिसर्चर के हाथ में होता है कि वो किस तरह से टूल यूज करना चाहता है, किस तरह से डिजाइन लेना चाहता है। तो ये सब आपके किस में आता है, इंटरनल वैलिडिटी के अंतर्गत आता है। दूसरा हमने एक्सटर्नल, कोई बताइए क्या होता है एक्सटर्नल? मैम एक्सटर्नल वो होता है मैम जिसमें मतलब एक तो ये रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होता है, और दूसरा मैम हम इसमें मेजर करने के लिए ना दो अलग अलग फ्रेम्स का यूज करते हैं। जैसे अभी आपने बताया टेस्ट रिटेस्ट जो आता है वो इसी के अंदर आएगा। इंटररेटर हो गया मैम, ये तो आप रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को मिला रहे हैं। टेस्ट रिटेस्ट इंटररेटर जो है वो रिलायबिलिटी, अभी हम वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। ओके मैम, मुझे लगा शायद आप रिलायबिलिटी वाला पूछ रहे हैं। नहीं, अभी वैलिडिटी एक्सटर्नल, रिलायबिलिटी तो अभी बताया मैंने, शायद आपने ज्वाइन नहीं किया था अभी। तो वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है ये बताइए। मैम इस बारे में पता नहीं है, मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। और कोई किसी को पता है, याद है? व्हाट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी? नो वन। ठीक है, कोई नहीं, अभी हम देखते हैं। वैसे ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कल, तो इंटरनल वैलिडिटी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं वैलिडिटी के आपके टाइप्स हैं। आज हम देखने वाले हैं
इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, जो हमने देखा कि इंटरनल किस तरह के हम रिसर्च टूल्स यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स क्या यूज कर रहे हैं, रिसर्च डिजाइन क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, सैम्पलिंग के लिए हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, या सॉरी कौन सा सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं हम, नॉन रैंडम कर रहे हैं या फिर रैंडम कर रहे हैं, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी चीजें जो क्या होती है बेसिकली रिसर्चर के हाथ में होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। जितना अच्छा आपका इंटरनल वैलिडिटी होगा उतना ही अच्छा आप उसी के कंपैरिजन में आपका क्या होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी होगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी हमने क्या देखा था, एक्सटर्नल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द आउटकम ऑफ द रिसर्च कैन बी जनरलाइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब जो आपका रिसर्च है वो कितना ज्यादा मतलब कि पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, या कितने ज्यादा लोगों तक आपका रिसर्च पहुंच रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। आपका रिसर्च कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है या आपका रिसर्च कितना अच्छा है, जितना अच्छा आपका रिसर्च होगा, जैसे कि हम प्रोडक्ट्स या फिर इन सब में देखते हैं, तो जो प्रोडक्ट जितना अच्छा प्रोडक्ट रहता है वो क्या करते हैं, वो उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि हम एक बार यूज करके उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब उसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो क्या है, खराब है ना। तो इसीलिए हमने एक बार तो किसी के कहने पर या मतलब इस तरह से हमने चेक करने के लिए ले लिया, फिर नेक्स्ट टाइम हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेते, इट मीन्स उसकी वैलिडिटी या हमें वो पसंद नहीं आया, मतलब उसका एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है या आपका कोई रिसर्च जर्नल है या सॉरी रिसर्च जो पेपर है वो कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, कितने ज्यादा लोगों के लिए वो यूजफुल है, तो ये आपका क्या होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है, ठीक है। योर रिसर्च फाइंडिंग शुड बी एबल टू अप्लाई लॉन्गर ऑडियंस, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। External validity aimed at far reach and scope of research, ठीक है, मतलब कि वही है ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा दूर तक आपका रिसर्च जो है वो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। यू कैन नॉट लिमिट योर स्टडी टू द लेबोरेटरी, अगर आपने कोई लैब में कोई रिसर्च किया है तो उसे आप वहां तक लिमिट नहीं कर सकते, उसे आप क्या करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज्यादा आपका जो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, अच्छा होगा। मैंने इसके लिए एक एग्जांपल दिया था कल, रिसर्च कोई देख के आए हैं क्या, देखा था आप लोगों ने, एक होमवर्क दिया था आप लोगों को, ये बता दीजिए कि क्या होमवर्क दिया था। लग तो नहीं रहा है कि आप लोग देख के आए होंगे। याद है कि क्या बोला था, कुछ देख के आइएगा ऐसा कुछ बोला था मैंने। गूगल स्कॉलर देखने के लिए। हाँ, गूगल स्कॉलर में कोई एक रिसर्च देखिएगा आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो कितनी बार साइट हुआ है, देखा क्या किसी ने, नहीं देखे, देखिएगा, आज देख के आइएगा, ठीक है, लिख लीजिए, होमवर्क करके आइएगा कल, क्या टॉपिक आपने देखा और वो कितनी बार साइट हुआ है, ये देख के आएंगे सभी। चलिए, refers to the extent to which the result of experiment can be generalized across population, time and setting, ठीक है। हम एक्सटर्नल वैलिडिटी किसे कहते हैं, जो आपका जो रिसर्च की फाइंडिंग है, जो आपने रिजल्ट निकाला है वो कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, कितने टाइम तक वो है, जैसे कि कुछ रिसर्चेस ऐसे होते हैं कि वो पहुंचते ही नहीं है, कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने हुए हैं, 1986 में भी रिसर्च हुआ है, वो भी हमारे यूजफुल का होता है, ठीक है, मतलब बहुत टाइम तक भी वो चलता रहता है, और कितने सेटिंग्स में, लाइक आपने तो एक लैब में सेटिंग में एक रिसर्च कर लिया है, लेकिन क्या उसे अलग किसी इन्वायरमेंट में किया जाए तो वो आपका रिसर्च वैलिड होगा या नहीं, ये सारी चीजों को जितना ज्यादा वैलिड होता है उतना ज्यादा आपका क्या है, उसे हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। क्लियर है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी, यस मैम, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी के हमने कुछ डिफरेंसेस ये सारे देखे थे हमने, ये क्या होता है, फोकस ऑन एक्यूरेसी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिसर्च मेथड, ये रिसर्च मेथड के फोकस के लिए होता है, एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है इसमें इंटरनल वैलिडिटी में, कंक्लूजन आर वारंटेड, यानी कि ये सब आप करेंगे तो आपका क्या होगा, कंक्लूजन जो है वो वैलिड होगा, ठीक है,
और क्या है, एलिमिनेट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, जो भी आपके अलग एक्सप्लेनेशन है उन सभी को एलिमिनेट करके फोकस्ड जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, मतलब कि एक चीज पे फोकस रहना, अलग अलग अल्टरनेटिव इधर देखिए, जब आप कोई रिसर्च करेंगे तो क्या होता है कि बहुत आपने एक दो वेरिएबल लिए, लेकिन हो सकता है कि आपको तीसरे वेरिएबल कोई है उस पर भी रिसर्च का फाइंडिंग मिल रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को मिल रहा है, लेकिन आपने हाइपोथेसिस, आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे उसमें दो ही वेरिएबल का मतलब कि क्या था, दो ही वेरिएबल आपने इंक्लूड किया था, उसके बाद यहाँ पे तीसरे कोई वेरिएबल पे भी आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा हाइपोथेसिस से चेंज कर देंगे क्योंकि मुझे इस पे रिजल्ट मिला है, ठीक है, उसको रहने दीजिए, उसे आप क्या करेंगे लास्ट में रिकमेंडेशन के लिए, एक आपको आता है थीसिस में होता है कि आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कि इसमें और किस तरह की स्टडी हो सकती है या आपने क्या क्या लिमिटेशंस थी, इस लिमिटेशंस को आपको लास्ट में देना रहता है, तो आप वहां पे उस चीजों को रिकमेंड कर सकते हैं, बट उसके लिए आप पूरी मेथोडोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, तो यही है कि एलिमिनेट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, जो भी आपके अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन उसमें आ रहे हैं, कुछ और चीजें आपको फाइंडिंग्स पता चल रही हैं, तो वो सारी चीजों को आपको एलिमिनेट करना होता है, सबको आप लेके नहीं चल सकते, आपका जो स्टडी है वो फोकस्ड होना चाहिए, जिस चीज पे आपने करने के लिए सोचा था, जिस चीज पे आपने सिनॉप्सिस बनाई है, ऑब्जेक्टिव बनाया है, रिसर्च में आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं, उसी को एक बेस लेकर के आप लास्ट तक रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, फोकस्ड स्टडी आपकी होनी चाहिए, तो ये क्या होता है अल्टरनेटिव इंटरनल वैलिडिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक्सटर्नल में देखा था रिजल्ट ट्रांसलेट टू वर्ल्ड एट लार्ज, ये लार्ज पॉपुलेशन तक फैले ऐसा हमें होना चाहिए, हमारा जो रिसर्च है, फाइंडिंग आर जनरलाइज, जो भी हमने फाइंडिंग किया है वो दूसरों तक पहुंचे, जनरलाइज हो, आउटकम अप्लाई आर इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, जो भी हमने रिसर्च किया है उसका प्रैक्टिकल कुछ एप्लीकेशन हो, प्रैक्टिकल सिचुएशन पे हम उसको क्या कर सके, अप्लाई कर सकें, वो सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, ये सब अभी मैंने रिपीट किया, ये कल हम देख चुके थे, क्लियर है एक्सटर्नल इंटरनल? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं, देखिए इस पे इन्फेरेंस वैलिडिटी में हमारा क्या था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी था जो हमने देखा, अभी हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में देखेंगे आगे की जो हमारी वैलिडिटीज हैं उनके बारे में। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट का मतलब कोई बता सकते हैं, कंस्ट्रक्ट क्या होता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्ट? मैम बनाना करना। हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्ट मतलब कि क्या, किसी चीज को जब हम बनाते हैं या फिर उसको एक तरह से कैसे कि ऑब्जर्व जब हम करते हैं, उसका इंडिकेशंस देख के हम उसको समझते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट कहते हैं। देखिए कंस्ट्रक्ट का मतलब है, कंस्ट्रक्ट रेफर टू अ कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, that cannot be directly observed but can be measured by observing other indicator that are associated with it, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपको जैसे कि हमारे पास डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन हमारे पास एक कोई टर्म है या एक कोई डिजीज है, ठीक है, तो उसको हम कैसे देखते हैं, हम उसको कैसे मेजर करते हैं, डिप्रेशन को हम देख नहीं सकते कि वो डिप्रेशन क्या है, मतलब एक तरह से डिप्रेशन में क्या क्या होता है वो चीजों को हम देखते हैं, कि डिप्रेशन जब होता है तो हमें क्या होता है कि उसे किसी से मिलने का मन नहीं करता है, ये एक उसका दूसरा एक इंडिकेटर है, ठीक है, डिप्रेशन जिसको हुआ है, और क्या इंडिकेटर होता है कि उसे सुसाइडियल अटेम्प्ट्स कुछ इस तरह से आते हैं कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, तो ये उसका इंडिकेटर है, और क्या है वो मतलब कि आलस्य में, नींद में आलस्य में रहता है, कुछ भी करने का उसको मन नहीं करता है, तो ये इस तरह के जो उसे क्या है इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स को देख करके हम क्या समझते हैं उसकी मतलब उसको समझते हैं, उस जो प्रॉब्लम है उसे हम समझते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज को हम कैसे समझते हैं, डायबिटीज एक डिसीज है, तो उसमें हम क्या समझते हैं, क्या इंडिकेटर होता है उसमें उसका, कि हमारे बॉडी का जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या है, डायबिटीज का इंडिकेटर है, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम किसे कहते हैं, हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसका कुछ इंडिकेटर के द्वारा हम उसको क्या समझते हैं,
उसको देखते हैं या उसको मेजर करते हैं। डायबिटीज का इंडिकेटर क्या है? हमारा शुगर लेवल बढ़ना। डिप्रेशन का क्या है कि उसमें मतलब कि वो जो है किसी से मिलना नहीं चाहता, आलस्य में रहता है और सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करता है या उसके दिमाग में इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये क्या है? उसके इंडिकेटर्स हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं, जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट उसके कुछ इंडिकेटर्स के द्वारा हम उसको समझते हैं। क्लियर है? यस कंस्ट्रक्ट मैम, जैसे आई साइड वीक होती है तो फिर धीरे धीरे थोड़ा कम दिखने लगता दिखाई है देता तो है, यस। ठीक है, तो उसको कैसे समझता है डॉक्टर? डॉक्टर उसको कैसे समझता है? आई साइट को वो देखता नहीं, मतलब उसको उसके लिए कोई अलग से चीज नहीं बनी है। उसमें क्या रहता है कि जब हम उसका चेकअप कराने जाते हैं तो क्या करता है वो कि ABCD ऐसे कुछ कुछ लिखा रहता है उनके बोर्ड पे, बोलता है इसको पढ़ो इसको पढ़ो, उससे भी छोटा लेटर रहता है, उससे भी छोटा लेटर रहता है, फिर उसको पढ़ा पढ़ा के देखता है, तो फिर उसके बाद समझ में आता है कि इसकी आई साइट इतनी वीक है, ऐसा करके। ठीक है, मैम बेसिकली वो अपने सैंपल के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, वो देखा कि बोलो हाँ, ये है या मतलब मतलब उसका टेस्ट। डायरेक्ट चीज को वो नहीं देख पाते हैं। इंडिकेटर हमारा ऐसा नहीं कि हमारे चश्मे का नंबर अगर 0.5 है, तो ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई मशीन लगा के हम उसको 0.5 देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर रहते जो मतलब आई साइट के जो आई स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके मेजर करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, कि अगर क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग साइटनेस है या फिर शॉर्ट साइटनेस है, तो फिर उनके मेजर करने का अलग अलग तरीका होता है। दूर से पास से पढ़ाते हैं, बड़े वर्ड्स पढ़ाते हैं, छोटे वर्ड्स पढ़ाते हैं, अलग अलग तरह से उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये उनके इंडिकेटर्स को देख के वो समझते हैं कि उनका आई साइट इतना वीक होगा, ऐसा करके। ठीक है, यस okay. Then construct can be characterized of individuals such as intelligence। जैसे कि इंटेलिजेंस है किसी का, तो हम इंटेलिजेंस को नापते थोड़ी हैं कि इसका 5 इंटेलिजेंस, जैसे कि हमारे हम अपने अंदर के ब्लड को हम नाप सकते हैं कि हमारे अंदर कितना HP है, लेकिन इंटेलिजेंस को हम कैसे देखते हैं? उनका टेस्ट लेकर के कि क्या मतलब कि उनके मैथमेटिकल टेस्ट लेंगे, एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ टेस्ट लेंगे, इस तरह से हम उनके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? उनकी ओबेसिटी है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, किसी को जॉब में सेटिस्फेक्शन है या नहीं, तो हम उसको कैसे चेक करते हैं कि उसका काम में मन लग रहा है या नहीं, या फिर वो सही टाइम से मतलब वो पंक्चुअल है या नहीं। तो ये सब चीज को, या जो भी उनको काम दिया जा रहा है तो उसको मतलब वो अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं। जब हमारा किसी चीज में मन होता है, सेटिस्फाइड होते हैं हम जब किसी चीज के लिए, तो हम उन कामों को क्या करते हैं? बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे किसी को जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा और मतलब अच्छे से नहीं कर पाएगा उन चीजों को। ठीक है, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। तो ये इन सब चीजों को हम कैसे समझते हैं? किसी इंडिकेटर के थ्रू समझते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्ट कहते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम, जैसे आप हमसे डेली पूछते हो फिर हम जवाब नहीं दे पाते तो आप समझ जाते हो कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। नहीं पढ़ रहे, यस, करेक्ट। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इवेल्युएट वेदर द मेजरमेंट टूल रियली रिप्रेजेंट द थिंग्स। ये थिंग्स है, ठीक है, थिंग्स वी आर इंस्टीड ऑफ मेजरिंग। जैसे कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम क्या होता है कि हमने एक टूल बनाया है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक वेइंग मशीन, वेट मेजर करने का टूल बनाया है, और हम उसको चेक करना चाह रहे हैं कि हम जिस चीज के लिए हमने उसको बनाया है, ठीक है, वेट नापने के लिए हमने इसको बनाया है, तो वो वेट ही नाप रहा है या फिर हाइट नाप रहा है। ठीक है, मतलब कि जिस चीज के लिए हमने बनाया है वही चीज को वो मेजर कर पा रहा है, या फिर उसके अलावा किसी और चीज को। ये सब बेसिकली आपके क्वेश्चन आयर वगैरह जो हम बनाते हैं। ठीक है, या फिर जो साइंटिफिक में भी होता है, जैसे हमारा ब्लड टेस्ट के लिए कुछ है, ब्लड टेस्ट के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, या फिर आपका बीपी टेस्ट, बीपी के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। तो ये सारी चीजें क्या, उनमें भी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है कि अगर हमने उसको बीपी मेजर करने के लिए बनाया है, तो वो बीपी ही मेजर कर रहा है या फिर हमारा पल्स वगैरह मेजर कर रहा है। हार्ट रेट तो नहीं मेजर कर रहा है, पल्स रेट तो नहीं मेजर कर रहा है, हमारा बीपी ही मेजर कर रहा है या नहीं। ये चीज जब देखने के लिए हम देखते हैं कि वो जो भी हमने मतलब टूल बनाया है, वो वही चीज मेजर कर रहा है जिसके लिए हमने उसको बनाया है, तो वो क्या होता है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है। समझ में आया क्या? यस मैम।
जैसे हमारा थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर अगर बनाया होगा किसी ने पहले, अभी तो बहुत दिनों से है, तो थर्मोमीटर जब बनाया होगा तो उन्होंने बार-बार उसको चेक किया होगा कि सही वो बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर कर रहा है या कुछ और मेजर कर रहा है, ठीक है? तो उसको बार-बार जैसे चेक किया होगा, जैसे क्वेश्चनर बनाया होगा किसी ने, डिप्रेशन क्वेश्चनर किसी ने बनाया होगा, तो फिर उसको चेक किया होगा, ठीक है, कि ये डिप्रेशन ही मेजर कर रहा है या फिर कुछ और मेजर कर रहा है, स्ट्रेस तो नहीं मेजर कर रहा है, एंजाइटी तो नहीं मेजर कर रहा है। तो उन सबको जब हम देखते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। मैम जैसे कोरोना में वो पल्स वाली मशीन आ रही थी, तो वो जो पल्स रेट था उसको ऊपर मतलब वो गलत बता रही थी, तो क्या वो इसी के अंदर आएगा? हाँ, मतलब एज मतलब वो एग्जांपल उसका के जो तौर पे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो अच्छा नहीं है। उस जो चीज है ओके उसका मैम। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अच्छा नहीं है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस चीज के लिए जी उसको मैम। मेजर करने के लिए बनाया गया है वो चीज वो मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में दो आता है आपका फेस वैलिडिटी। पहला आपका है क्या? फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी को जो है वो सबसे ज्यादा ये वीक वैलिडिटी है, ठीक है, सबसे ज्यादा वीक वैलिडिटी कहा जाता है इसे, फेस वैलिडिटी को, ड्यू टू सब्जेक्टिव ओपिनियन, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक रिसर्चर का सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव ओपिनियन को सही नहीं माना जाता है, हर किसी का सब्जेक्टिव ओपिनियन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो फेस वैलिडिटी को क्या कहा जाता है? सबसे, हाँ जी, सबसे वीक वैलिडिटी कहा जाता है। क्यों? Face validity is extended to which it is self-evident that a scale is measuring what is supposed to be measured। ठीक है, इसमें जैसे हमने क्या कहा कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम टेस्ट करते हैं कि ये जो वैलिडिटी है वो वही चीज, सॉरी, ये जो टूल है वो वही चीज मेजर कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या आता है कि पहला होता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी में क्या होता है कि एक सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है कि हाँ ये जो वैलिडिटी है वो क्या कर रहा है, मतलब जो हमारा वैलिडिटी है वो क्या कर रहा है कि सही चीज, वही चीज मेजर कर रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्चर एक सब्जेक्टिव ओपिनियन दे देता है, हाँ ये सही चीज मेजर कर रहा है, ठीक है, मतलब उसने बिना कोई टेस्ट किए या बिना कोई दूसरे के पास उसको दिखाए हुए वो खुद ही कह देता है कि हाँ ये सही है, जो चीज मैं मेजर करना चाह रहा हूँ, जैसे कि डिप्रेशन ही वो मेजर करना चाह रहा है, तो कोई भी एक टेस्ट उठाया और बोल दिया कि हाँ ये जो मैं ले रहा हूँ वो क्या होता है, फिर सही चीज डिप्रेशन को ही मेजर कर रहा है, ऐसा वो बोल देता है, ठीक है, और उसको ले लेता है, सब्जेक्टिव ओपिनियन उसका होता है, वो किसी के पास क्रॉस चेक उसको नहीं कराता है। तो ये क्या होता है, फेस वैलिडिटी के अंतर्गत आता है। क्लियर है क्या? मैम मतलब बिना टेस्ट करे वो अपनी तरफ से एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट दे देता है कि हाँ बढ़िया काम कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो हाँ इसलिए वो वीक होता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसने सर्वे भी नहीं करा, लोगों से पूछा भी नहीं। जी, ठीक है। फिर हाँ, फिर उसके बाद क्या है, फेस वैलिडिटी जो है, फेस वैलिडिटी कंसिडर हाउ सुटेबल द कंटेंट ऑफ द टेस्ट सीम्स टू बी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सीम्स टू बी मतलब कि, सीम्स का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को, सीम्स टू बी मतलब क्या होता है? माना जाता है। दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब कि एक तरह से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, हम जैसे कि कहते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि किसी बुक ये को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि उसके कवर से ही जज कर लिया जाता है कि ये बुक जो है इसका कवर अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए ये बुक अच्छा नहीं होगा, इसका कवर अच्छा दिख रहा है इसलिए ये बुक अच्छा होगा, ठीक है। तो फेस वैलिडिटी इज लाइक दैट, उसको क्या किया जाता है कि बस उसके, वो कितना अच्छा दिख रहा है उसी से ही उसको जज कर लिया जाता है कि ये अच्छा है, ये सुटेबल है या नहीं है, उसके कंटेंट में नहीं देखते हम, उसके कंटेंट को हम नहीं देखते, वो कितना अच्छा बस दिख रहा है, उसी को देख करके हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये कितना अच्छा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस वैलिडिटी कहते हैं। क्लियर है? यस मैम।
it is similar content validity. It is similar to content validity, but face validity is just informal and subjective assessment. ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी में क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी जो है वो भी इसी तरह से ही है, बट ये क्या होता है, ये थोड़ा इनफॉर्मल है और सब्जेक्टिव ओपिनियन, सब्जेक्टिव असेसमेंट इसमें रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा बेसिकली कि कितना अच्छा दिख रहा है उसी से ही हम इसको जज कर लेते हैं। एक फ्रेज आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ना तो आप लोग को रहेगा वो जो अभी बोला ना मैंने कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो इसमें क्या किया जाता है कि कवर से ही उसको जज कर लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, दूसरा हमारा क्या आता है, कंटेंट वैलिडिटी आता है। कंटेंट वैलिडिटी असेस वेदर अ टेस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जैसा कि हमने क्या देखा, फेस वैलिडिटी में सिर्फ एक रिसर्चर जो है सब्जेक्टिव ओपिनियन देके उसको अपने रिसर्च में इंक्लूड कर लेता है, लेकिन कंटेंट वैलिडिटी में क्या देखा जाता है, पूरा उसको चेक किया जाता है वेदर द टेस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, वो एक्चुअली उस चीज को मेजर कर पा रहा है या नहीं, इसको पूरा किस में देखा जाता है, कंटेंट वैलिडिटी में देखा जाता है। मतलब कि केवल बुक के कवर को नहीं, उसके कंटेंट को, कंटेंट का जो पेज होता है उसे हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, ये हम किस में देखते हैं, कंटेंट वैलिडिटी में देखते हैं। क्लियर है, कंटेंट वैलिडिटी एंड फेस वैलिडिटी। टू प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कंटेंट वैलिडिटी क्यों यूज किया जाता है कि हम उससे एक वैलिड रिजल्ट ले सकें। जैसे कि फेस वैलिडिटी में आपने कोई डिप्रेशन का क्वेश्चनर लिया, आप लोगों को शायद पता है या नहीं, लेकिन कैसे होता है, जैसे हम कोई क्वेश्चनर लेते हैं तो उसका पूरा मैनुअल हमारे पास आता है। ठीक है, जब आप कोई क्वेश्चनर लेते हैं तो आप ऐसे ही कोई भी नेट से क्वेश्चनर उठा के नहीं लेते, आप किसी ऐसे जहाँ पे साइकोलॉजी वगैरह के डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे जाते हैं। फिर डिप्रेशन, जैसे आप डिप्रेशन पे लेना चाहेंगे तो आपको 50 ऐसे क्वेश्चनर मिल जाएंगे, लेकिन आपके रिसर्च के लिए कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा क्वेश्चनर जो है वो आपके लिए सुटेबल है, वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके मैनुअल के थ्रू। ठीक है, आप जाते हैं और उसके बाद उसका मैनुअल पढ़ते हैं, तो हर किसी में रहता है कि वो कौन से एज ग्रुप का है, कितनी उसकी वैलिडिटी है, कितनी उसकी रिलायबिलिटी है, किस तरह से आप उसको टेस्ट कराएंगे, किस वेदर में कराएंगे, ये सारी चीजें उसके मैनुअल में लिखी रहती। तो ये सब पढ़ने के बाद, उसके कंटेंट पढ़ने के बाद आप जब चूज करते हैं अपने रिसर्च के लिए कोई टूल, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, कंटेंट वैलिडिटी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को? मैम एक बार और बता दीजिए। अच्छा, क्या क्वेश्चन आयर वाला बताऊं या कंटेंट वैलिडिटी बताऊं? ये क्वेश्चनर वाला। अच्छा, जब जैसे कि क्वेश्चनर क्या होता है, मान लीजिए आपको डिप्रेशन पे या फिर ऐसे किस पे क्वेश्चनर लेना है। ठीक है, तो उसका 5-6 पेज का, एक क्वेश्चनर का पूरा 5-6 पेज का मैनुअल होता है, जिसमें लिखा रहता है कि ये कौन से एज ग्रुप वालों को के लिए होगा ये क्वेश्चनर, कितने से कितने एज ग्रुप वाले के लिए। या फिर देखिए मतलब कि डिप्रेशन में भी आपके क्या होंगे, अलग अलग स्टेजेस होंगे। कोई क्या होगा कि पहले प्राइमरी लेवल पे होगा, या फिर शुरुआत उसका डिप्रेशन होगा, किसी का क्या होगा बहुत ही सीवियर लेवल पे चला गया होगा, तो उसके लिए आपको अलग क्वेश्चनर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और पूरा उसमें जैसे कितने क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की आप नंबरिंग कैसे करेंगे, किसको कितना नंबर देंगे, फिर उसका वहां पे पूरा वो लिखा रहता है, स्टैंडर्ड लिखा रहता है कि अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चनर में 90 क्वेश्चन है, तो 90 में अगर किसी को 50 नंबर मिलता है तो उसका डिप्रेशन लेवल क्या होगा, अगर किसी को 60 नंबर मिलता है तो उसका डिप्रेशन लेवल क्या होगा। इस तरह से हर एक क्वेश्चनर में क्या होता है, एक मैनुअल होता है पूरी तरह से। ठीक है, तो उस मैनुअल के थ्रू जब आप उसका पूरा कंटेंट पढ़ के अपने रिसर्च में जब आप उसको इंक्लूड करते हैं, तो वो आपके किसके अंतर्गत आएगा, कंटेंट वैलिडिटी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है अभी? यस मैम। ओके, मतलब फेस वैलिडिटी का ही ऊपर वाला जो लेवल है या अच्छा लेवल है उसे हम क्या कहेंगे, कंटेंट वैलिडिटी कहेंगे। कंटेंट वैलिडिटी में हम पूरा उसका कंटेंट पढ़ते हैं, वो हमारे लिए सुटेबल है या नहीं, हम जो मेजर करना चाह रहे हैं उसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, उन सब चीजों को देख करके परख करके जब हम लेते हैं किसी चीज को,
तो हमारे वो किसके अंतर्गत आएगा, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंतर्गत आएगा। फेस वैलिडिटी क्या होगा कि आपने बस कोई भी कहीं से भी एक चीज उठाया और उसको अपने रिसर्च में इंक्लूड कर लिया, जस्ट आपके अपने ओपिनियन से कि हाँ ये सही है, बाकी किसी से सेकंड ओपिनियन आपने नहीं लिया या उसके बारे में अच्छे से बिना जानकारी लिए आपने उसे जब इंक्लूड कर लिया तो वो क्या होगा, फेस वैलिडिटी होगा। जब पूरी जानकारी के साथ सेकंड ओपिनियन के साथ अपने गाइड को ओपिनियन के साथ जब हम किसी चीज को अपने रिसर्च में इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, कंटेंट वैलिडिटी होगा। क्लियर है अभी? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी में पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज क्राइटेरियन। ठीक है, जैसे हमने कंस्ट्रक्ट समझा उसी तरह से क्राइटेरियन क्या है, क्राइटेरियन इज एन एक्सटर्नल मेजरमेंट ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जो फेस पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्ट पढ़ रहे थे, वो उसका क्या था, इंटरनल मेजरमेंट था, है ना, मतलब कि उसमें इंटरनली क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, हम उसको क्या है डीपली उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्राइटेरियन क्या होगा, एक्सटर्नल मेजरमेंट होगा सेम थिंग का, सेम उसी क्वेश्चनर का जो आप लेना चाह रहे हैं उसी का क्या होगा, हम किसी चीज को रिसर्च में ऐसे इंक्लूड नहीं कर लेते, उसको पूरी तरह से परखते हैं इंटरनली एक्सटर्नली। ठीक है, तो इंटरनल करने के लिए, इंटरनल वैलिडिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका फेस और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देखेंगे। और दूसरा क्राइटेरियन वैलिडिटी में क्या होगा, उसी चीज का हम एक्सटर्नली जब उसको इवेल्युएट करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंतर्गत आएगा। It is usually an established or widely used test that is already considered valid. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई टेस्ट ऐसा होगा डिप्रेशन का ही जो बहुत बार बहुत लोगों के द्वारा यूज कर लिया गया होगा। ठीक है, established वाइड यूजुअली established, ठीक है, जो पहले से ही बना बनाया है। जैसे कि हम वेइंग मशीन लेते हैं, थर्मामीटर लेते हैं, तो उसमें आप कोई शक करते हैं क्या, कहीं जाते हैं एक थर्मामीटर आप उठाते हैं, उसमें बोलते हैं क्या कि ये जो थर्मामीटर है अच्छा नहीं है, इसके लिए मुझे दूसरे कंपनी का थर्मामीटर चाहिए। इस तरह से हम नहीं करते, करते हैं क्या, करते हैं नहीं भाई? मैम करते हैं, मगर वो मैकेनिकली अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर हम हाँ, बोलते हैं कि जल्दी खराब हो ठीक है, जाता है और सही थर्मामीटर नहीं में हम होता। नहीं देखते कि थर्मामीटर ये अच्छा है, इसका शेप अच्छा है, वो सब नहीं देखते हम, उसमें वो सही से काम कर रहा है या नहीं। थर्मामीटर कहने का मतलब क्या है कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ले रहे हैं। तो अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हमें थर्मामीटर नहीं लेना है, हमें वेइंग मशीन लेना है अपने बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, है ना। मीन्स क्या है कि थर्मामीटर जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो गया है। जैसे कि कुछ कुछ आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मामाज अर्थ वगैरह के प्रोडक्ट हैं या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्या हो गए, एक तरह से स्टेब्लिश्ड हो गए हैं, उसमें हम कोई शक नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हम उस पर शक करते हैं कि ये सही होगा या नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट आपके घर में भी आप देखेंगे, टूथपेस्ट, ब्रश, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके बहुत दिनों से वही चीज आपके घर में यूज होता रहता है। ठीक है, उसमें आप कोई चेंजेस, जैसे कोई ऑयल वगैरह है या कुछ चीज है, तो वो क्या होता है, स्टेब्लिश्ड हो गया है आपके घर में। ठीक है, या उसको वाइडली ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम उसको कर रहे हैं, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आता है, क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंतर्गत आता है। क्लियर है क्राइटेरिया क्या यस है? मैम। ठीक है, मतलब कि यस मैम। जो चीज पहले से ही स्टेब्लिश्ड हो चुकी है, जिसपे इतने रिसर्चेस हो चुके हैं कि हम उसमें शक ही नहीं कर सकते कि ये गलत हो सकता है, तो वो चीज क्या होता है, आपके क्राइटेरियन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैम जैसे कोविड की वैक्सीन, हाँ, उस पे कोविड रिसर्च की हो चुकी है, वैक्सीन वो है। वैलिड है। ठीक है, पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल क्या एक तरह से स्टेब्लिश्ड हो गया, अगर फीवर आया, आपको कोई ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बॉडी वॉडी में पेन हो रहा है, तो एक पैरासिटामोल की टेबलेट ले लो, आपका वो चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरह से स्टेब्लिश्ड है। तो इस तरह, और जैसे आपके घर में कुछ चीज यूज होता है, ऑयल, ये सारी चीजें, तो कुछ हम इनमें ज्यादा चेंजेस करना पसंद नहीं करते, जो चीज जैसे यूज हो रहा है उसी चीज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये क्या है, स्टेब्लिश्ड है। ठीक है, बाकी सभी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? यस मैम। जी मैम। जी मैम। ठीक है, तो क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होगा, क्राइटेरियन वैलिडिटी इवेल्युएट हाउ क्लोजली द रिजल्ट ऑफ योर टेस्ट कॉरस्पॉन्डेंट टू द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट टेस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो स्टेब्लिश्ड हो गया है,
ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐड जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो गया है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडिटी कैसे चेक होगी आपकी, कि जो पहले रिसर्चेस हुए हैं उससे आपका जो रिसर्च है वो कितना आसपास आ रहा है। मान लीजिए कि ये एक इस्टेब्लिश्ड चीज है, थर्मामीटर जो है आपने लिया है वो इस्टेब्लिश्ड है। अब आप थर्मामीटर के जैसा ही कुछ दूसरा बनाना चाह रहे हैं, थर्मामीटर का ही दूसरा कंपनी या दूसरी तरह से कुछ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो रिसर्च हुए हैं, थर्मामीटर जो बना हुआ है, तो आपका जो रिसर्च है वो उसके कितने आसपास रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत कम है, आपका रिजल्ट का वैल्यू 1 है, लेकिन थर्मामीटर में उसका वैल्यू कितना है, 30 है। तो इसको वैलिड कहा जाएगा क्या? नहीं। मैम मैम एक बार दोबारा आप बताएंगे? अच्छा, देखिए, जैसे कुछ चीज होता है, मान लीजिए हम इसको नॉर्मल एग्जांपल से लेते हैं। आपका ब्यूटी प्रोडक्ट कोई है, जैसे कि आपका फेयर एंड लवली ब्यूटी प्रोडक्ट है एक, ठीक है। तो ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये इस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि इससे क्या होता है कि ग्लो आता है। ऐसे ही आपने क्या किया है कि एक और कोई ब्यूटी प्रोडक्ट दूसरी कंपनी जो है वो बनाना चाह रही है, ठीक है, उसने बनाया। तो ये क्या करेगा, ये फेयर एंड लवली के जो ब्यूटी प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट है उससे अपने रिजल्ट को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि फेयर एंड लवली का जो जब हम यूज करते हैं तो वो कितने समय तक रहता है, 3 घंटे तक हमारा मतलब तीन घंटे 5 घंटे तक हमें अच्छा रखता है, मतलब हमारे जो चेहरा है उसको फ्रेश रखता है। लेकिन ये जो है दूसरा जो ब्यूटी प्रोडक्ट अभी नया जो बना है वो क्या करता है कि आधे घंटे में नहीं, मतलब 30 मिनट में ही उसका जो रिजल्ट है वो खत्म हो जा रहा है। तो किसको वैलिड माना जाएगा, तो आपके रिजल्ट को वैलिड माना जाएगा क्या? मैम नहीं माना जाएगा मैम। मैम इसमें हम कंपैरिजन करेंगे टू वेरिएबल्स के बीच में, फिर जो टू सबसे ज्यादा वैलिड वेरिएबल के होगा नहीं, उसको हम जो करते इस्टेब्लिश्ड वेरिएबल है उससे, हैं। यस जो मैम यस मैम इस्टेब्लिश्ड मतलब जो चीज है उससे हम वेरी करेंगे। जैसे कि इसका क्या है कि 3 आवर है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3.5 घंटे 4 घंटे तक जब आपका आएगा अच्छा, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, वैलिड कर पाएंगे अपने रिजल्ट को, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। 3 घंटे वाला तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। अगर जब तक आप 4 घंटा 5 घंटा का नहीं लेके आएंगे, तब तक फिर क्या मतलब है, फिर तो मतलब कि हम फेयर लवली यूज करेंगे ना, दूसरा चीज क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। समझ में आ रहा है? यस मैम यस मैम जैसे हम घड़ी साबुन वाले कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये उसी तरह से हमारे रिसर्च में भी होता है। अगर कोई चीज एस्टेब्लिश्ड है, इट मीन्स आपको उससे अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा या उसके आसपास का रिजल्ट देना पड़ेगा, तभी आपका जो मतलब कि रिसर्च है उसको क्या किया जाएगा, वैलिड कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई कुछ बोल रहे थे अभी। यस मैम मैम यही था कि एक तो वो मतलब वैलिड होना चाहिए और दो वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर भी होता है, इसमें एक तरीके से हम ऐसे देख सकते हैं। तो जो ज्यादा वैलिड होगा वो रिजल्ट ज्यादा मान्यता होगा दूसरे के मुकाबले। ठीक है। To evaluate criterion validity, you calculate the correlation between the result of your measurement and result of your criterion measurement. ठीक है, दोनों क्राइटेरियन मेजरमेंट यानी कि जिस क्राइटेरिया पे आप जैसे फेयर लवली के क्राइटेरिया पे बना रहे हैं, तो उसी क्राइटेरिया पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रिजल्ट को मेजर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा कोरिलेशन है। ठीक है, मतलब उसी के आसपास आपका रिजल्ट आ रहा है या फिर आपका रिजल्ट बहुत नीचे है, तो उसे हम वैलिड नहीं कहेंगे, क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंतर्गत वो वैलिड नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ये उसका है। देयर इज ए हाई कोरिलेशन गिव्स द गुड इंडिकेशन दैट योर टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट इज इंटेंडेड मेजर। ठीक है, जितना अच्छा कोरिलेशन होगा फेयर लवली एंड दूसरे प्रोडक्ट में, या फिर जितना अच्छा कोरिलेशन होगा आपके रिसर्च और पहले के जो एस्टेब्लिश्ड रिसर्च है उसमें, तो उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, क्राइटेरियन वैलिडिटी होगा, और उतना ही अच्छा आपके रिसर्च को क्या है, वैलिड कहा जाएगा। क्लियर है क्राइटेरियन वैलिडिटी? जी मैम। ठीक है, तो चलिए इसी में हाँ है, जी इसके और आगे आगे चीजें हैं। फेस वैलिडिटी हमने देखा। टूल मेजर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ले पर्सन। ले पर्सन यानी कि जो रिसर्चर है उसी के, जो इसे हम सेकंड ओपिनियन नहीं देखते, जो आसपास के, जैसे रिसर्चर खुद ही, ले पर्सन मतलब क्या होता है, खुद ही जो फॉर्मल इनफॉर्मल जो होता है, जैसे कि हम
कोई चीज लेंगे तो हम क्या करेंगे, गाइड के पास जाएंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे, बड़े बड़े जो लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है उनसे। ले पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसको कोई उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो कर रहा है, तो उसके ही अकॉर्डिंग जब उसको मेजर कर लेता है, टूल को मेजरमेंट दे देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेस वैलिडिटी कहते हैं। इसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा और आपने खुद ही कह दिया कि हाँ मैंने अच्छा रिसर्च पेपर लिखा है, तो ये क्या होगा, फेस वैलिडिटी होगा। ठीक है, आपने अच्छा पेपर लिखा है, इसको मेजर कौन करे तो अच्छा है, आपके जो गाइड हैं या जो इसके विषय में एक अच्छा नॉलेज रखते हैं, अगर वो कहते हैं कि आपने अच्छा पेपर लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंटेंट वैलिडिटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब उस पे एक्सपर्ट बेस्ड होता है, जब वो थ्योरी किसी एक्सपर्ट के द्वारा जब उसको प्रूफ किया जाता है, तो वो क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी होता है। किसी ले पर्सन या फिर जो उसके विषय में अच्छी जानकारी नहीं रखता है, वो जब उस चीज को अच्छा कह देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेस वैलिडिटी कहते हैं। क्लियर है? ओके, यस मैम। नेक्स्ट है क्राइटेरियन वैलिडिटी। हमने अभी देखा द क्राइटेरिया ऑफ द टूल मैच अदर टूल, मतलब कि जो इस्टेब्लिश्ड टूल है उससे हमारा जो रिसर्च है वो कितना मैच कर रहा है, कितना उसके आसपास का रिजल्ट आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। उसी के अंतर्गत ना ये सारे आते हैं, कनकरेंट, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। इसमें क्या होता है, टूल्स गिव सिमिलर स्कोर एज अदर टूल ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट पर दो टूल जो है वो सेम जैसा रिजल्ट दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फेयर लवली और जो आपने नया प्रोडक्ट बनाया है, वो दोनों क्या कर रहे हैं कि सेम रिजल्ट दे रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी सब्जेक्ट यानी कि सैंपल पर। जब दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंकरेंट या फिर कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ये आपके क्राइटेरियन वैलिडिटी के टाइप्स हैं। ठीक है, फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में क्या होता है, टूल्स गिव हाई स्कोर फॉर वेल पीपल एंड लो स्कोर फॉर सिक पीपल। ठीक है, मतलब कि जो आपका टूल है वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए डिप्रेशन के जो पेशेंट है, डिप्रेशन का आपने ये बनाया है, या फिर हम इसको कह लें, इसी से हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं फेयर लवली वाले से। तो फेयर लवली तो इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन आपने जो रिजल्ट बनाया है ना, वो गोरे लोगों पर तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन जो थोड़े सांवले हैं उन पर रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है। तो ये एक ही रिजल्ट आपका क्या है, अलग अलग पीपल पर अलग अलग तरह से इफेक्ट कर। जैसे कि हम प्रोडक्ट्स का देखते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है किसी को सूट करता है, कुछ प्रोडक्ट्स किसी को सूट नहीं करता। उनका फेस की क्वालिटी या फिर उनके ऑयली, ड्राई फेस, इस तरह से हम बहुत अलग 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 तरह के अभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये सब क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के अंतर्गत आता है। जैसे इतने सारे डिप्रेशन के भी अगर क्वेश्चनर बने हैं, तो क्यों बने हैं, क्योंकि जो ज्यादा डिप्रेसिव है उसके लिए अलग तरह का क्वेश्चन है, जो कम डिप्रेसिव है उसके लिए अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, जो डिप्रेसिव नहीं है लेकिन डिप्रेसिव फील कर रहा है, तो उसके लिए अलग तरह का क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें क्यों बन रही है, क्योंकि अलग अलग लोगों पर एक ही टेस्ट का अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं। क्लियर है क्या? यस मैम। फिर है आपका प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होगा, टूल प्रिडिक्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, एक ही टूल जो है वो अलग अलग डिफरेंस बता रहे हैं एक डिफरेंट ग्रुप पर। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा कि सेम ही टाइप के ग्रुप है, जैसे कि है गोरे ही लोग हैं सभी, लेकिन अलग अलग जो हमने ग्रुप बांटा है, तो अलग अलग लोगों पर वो क्या बता रहे हैं, अलग अलग तरह का रिजल्ट बता रहे हैं। किसी में वो 3 घंटे का इफेक्ट कर रहा है, किसी में 2 घंटे का कर रहा है, किसी में कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, किसी में और बैड इफेक्ट दे रहा है। तो ये सब क्या प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें हम किसी तरह का मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसमें तो हम डिस्क्रिमिनेंट में कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, कि जो लोग सांवले लोग हैं उन पे, यानी कि जो कम डिप्रेसिव है उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, जो ज्यादा डिप्रेसिव है उन पे इफेक्ट कर रहा है, ऐसा हम एक मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इतने सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं अलग अलग लोगों पर कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि किस पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है। तो ये आपके क्या आ जाएगा, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, टूल मेजर्स व्हाट इज इट इज सपोज टू।
मतलब कि क्या ये सपोज कर रहा है, क्या वो मेजर करना चाह रहा है, वही चीज मेजर कर रहा है तो आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगा। अगर उससे अलग मेजर कर रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। इंटरनल में हमने क्या देखा था कि जो हम यूज करना चाह रहे हैं रिजल्ट वारंटेड है या नहीं, कंक्लूजन जो लिखा है वो वारंटेड है या नहीं, तो ये सब आपके किस में आ जाएगा, इंटरनल वैलिडिटी में आएगा। क्लियर है सारे वैलिडिटीज? यस मैम। नेक्स्ट में भी यस कंप्लीट हो गया आपका वैलिडिटी वाला।